हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 11 डिस्कस करेंगे आज हम। और पिछले लेक्चर में जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी और हम आगे अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सिलेबस हमने डिस्कस करा था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें जाकर, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। और अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर से, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। क्यों ऐसा क्यों है सर, सेकंड चैप्टर से क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ था कि हमें अकाउंट जो है वो हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें पहले समझने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे अपने स्टडी को लेकर। क्योंकि अगर हमें उन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो फिर हमें पढ़ने का कोई फ़ायदा आगे नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दूं पहले, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेरी बात मानो बच्चों, बहुत सारे ऐसे शब्द आपके सामने आ जाएंगे कि आप वहाँ पूछने लगोगे सर इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। इससे अच्छा है कि पहले हम उन शब्दों का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। और हम अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं इसका तो मैंने आपको ब्यौरा दे दिया था पहले ही। अकाउंट्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन वाले लेक्चर में बता दिया था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर जनरली होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझिए, अभी छोटे बच्चे हैं, नया नया सब्जेक्ट है आपके लिए। अगर हमें किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि पता करना है तो हमें उसके अकाउंट मेंटेन करने होंगे और हम साल के अंत में उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रखना ये वर्ड, क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और हम उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। ये क्या होता है सर? ये नया शब्द आ गया। बैलेंस शीट आप इतना समझें, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे ये बताएगा कि बिजनेस के पास कितनी संपत्ति है। संपत्ति मतलब एसेट, ये एक नया वर्ड जुड़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे। संपत्ति समझो अभी आप, कितनी संपत्ति है और उसके ऊपर उत्तरदायित्व कितने हैं। उत्तरदायित्व मतलब उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि जब संपत्ति होगी तो लाइबिलिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो ब्यौरा होगा उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो अब ये एसेट लाइबिलिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो अभी हम आएंगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बस आप ये दो बातें ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे काम आएंगी। चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आपको और बता दूं जो आप अपने माइंड में सेट रखना। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे बच्चों, तो जो ओनर होगा, मालिक होगा और जो बिजनेस होगा, जैसे आप मान लो, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं एएससी एजुकेशन। एएससी एजुकेशन और उसका मालिक, ये दोनों अलग अलग एंटिटी होंगे। अलग अलग एंटिटी का मतलब बिजनेस स्टडी में जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा वो पढ़ चुके होंगे, सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना है आगे जाके तीसरे चैप्टर में हम, तो वो बातें यहाँ पे यूज़ होंगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमें अकाउंटिंग किसके लिए करनी है सर? मालिक के लिए करनी है या बिजनेस के लिए करनी है? हमें अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है। जो भी सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है। बात खत्म। बस ये दो चार बातें आप ध्यान रखो। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीबीएसई ने जो टर्म्स आपको बताए हैं, जो आपकी किताब में हैं, वो लगभग 22, 24, 25 टर्म्स हैं बच्चों। वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी डाल दिए हैं, टोटल 34 या 40 के आसपास होंगे। उनको हम एक एक करके बहुत ही आराम से पढ़ना है। दो तरीके हैं, आप चाहो तो एक क्लास में भी सारे हो सकते हैं, और अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए आपको उनके बारे, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पे आपने कमांड कर ली इन शब्दों पे, इन टर्म्स पे, तो आपको आगे अकाउंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों पहला टर्म्स होगा, पीछे क्या है स्क्रीन पे वो बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आप मेरी बात सुनते जाएं खाली। पहला टर्म हमारा है उसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसमें से मैं एक वर्ड हटा दे रहा हूँ, इसमें से एक वर्ड मैं हटा दे रहा हूँ। बिजनेस को साइड कर दो एक मिनट के लिए, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन को पकड़ो। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब भी किन्हीं दो पार्टियों के बीच में कोई लेन देन होता है उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप मान लो शॉपकीपर के पास गए और आप वहाँ से कुछ खरीद के लाए, मान लो आप मैगी खरीद के लाए, तो आपने मैगी परचेज करी और बदले में आपने उसको पेमेंट करी। उसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज भी कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन हो गई आपके और उसके बीच में। तो जब भी कभी दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है,
और आपस में लेन देन करती हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं जनरल टर्म्स में। लेकिन अकाउंट जो है वो थोड़ा सा अलग बताता है हमें। वो कहता है हम सभी ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो ये कहता है कि हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सर अब ये होता क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये पता चल जाए तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कंपनी की बैलेंस शीट, मैंने इसीलिए पहले बता दिया था वो, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट में हलचल हो। बैलेंस शीट में हलचल का मतलब बैलेंस शीट में कुछ चेंज आ जाए। सर वो चेंज कैसे हो सकता है? वो चेंज एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब एसेट्स के फॉर्म में मतलब उसकी संपत्ति बढ़ सकती है, घट सकती है। लाइबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है। कैपिटल के फॉर्म में भी हो सकता है। ये सारे शब्द आपके लिए नए नए हैं, अब इन शब्दों पे फोकस ना करें, बस आप इतना समझें सर कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे किसी कंपनी की बैलेंस शीट में हलचल होती है और वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब उसका पर्पस मनी से होना चाहिए। अब मनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो मनी का मतलब ये हुआ बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके तीसरे चैप्टर में, वो मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि वो यहाँ यूज़ होगा। वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जिस चीज़ को आप मनी में मेज़र कर सकते हो आप उसी को अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, और जिसे आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आप सिंपल भाषा में समझो, बिजनेस ट्रांजैक्शन रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच ब्रिंग्स चेंजेस इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, जिससे कि उसकी बैलेंस शीट में चेंज हो, मतलब हलचल हो, इन टर्म्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। वो एसेट के टर्म्स में भी हो सकता है, लाइबिलिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, और कैपिटल के टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, मैं अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ बच्चों, वैसे होता बहुत कुछ है इसमें, इकोनॉमिक्स में मत जाना अभी। अकाउंट्स में आप ये समझो मनी से इन्वॉल्वमेंट हो, और मनी से इन्वॉल्वमेंट वाली सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। मेरी बात समझो, जैसे मंदिर में आप दान दे के आते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती है, लेकिन मनी तो वहाँ भी इन्वॉल्व होती है। तो अभी कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो अपने दिमाग में। आप अभी यहाँ समझो सर, जिसको मुद्रा में माप सकें, मनी में मेजर कर सकें, वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते किसी वजह से, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर मेरी बैलेंस शीट में चेंजेस आ रहा है तो ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर मेरी बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पलों पे, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ एग्जाम्पल। मान लो परचेज फर्नीचर ऑन कैश। परचेज्ड फर्नीचर, हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, मतलब पेमेंट कैश में कर दी, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आया और मेरे पास से कैश गया। परचेज्ड फर्नीचर उधार पे करा, क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, सर उधार पे खरीदा, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मानते हैं। अकाउंट्स में जब भी कभी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं। ये मैंने बताया था लेक्चर वाले चैप्टर में कि भरोसा नहीं है हमें एक दूसरे पे, तो हम उससे कुछ ना कुछ ऐसा जो बिल है वो ड्रॉ करवा लेते हैं, या हम उससे कोई चेक ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, भरोसे पे नहीं होता, तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने फर्नीचर तो खरीद लिया, लेकिन हम उसे पेमेंट 2 महीने बाद करेंगे, कोई बात नहीं, तब भी अकाउंट्स कहता है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर तो आ गया ना, पेमेंट नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ लाइबिलिटी तो बढ़ गई, ऑब्लिगेशन तो बढ़ गया ना, पेमेंट करनी तो है बाद में। ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करता हूँ। फैक्ट्री के अंदर जितने एम्प्लॉय थे 2 दिन के लिए हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक कर दिया उन्होंने। अब मुझे बताओ, क्या वो जो 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे गए हैं, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा? सर इसके लिए तो अभी सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब वो 2 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी, फैक्ट्री पे ताला लग गया,
क्या बिजनेस को लॉस होगा, कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, होगा सर। 2 दिन काम नहीं हुआ तो उतनी वैल्यू का तो लॉस हुआ ना, लेकिन क्या वो लॉस को मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं यहाँ पे मेरी बात, कि फैक्ट्री 2 दिन बंद रही, लेकिन उस 2 दिन का कुछ लॉस तो होगा, वो हमें भी पता है, लेकिन हम उस लॉस को मनी में मेजर नहीं कर सकते। और जब हम उसे मनी में मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर बताओ वो किस बात का बिजनेस ट्रांजेक्शन? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके सामने ऐसे एग्जांपल आएंगे कि एम्प्लॉय थे, स्ट्राइक पे चले गए, फैक्ट्री में ताला लग गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है और उसका एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर है मान लो, और उसने कंपनी को लोअर लेवल से टॉप लेवल तक ले जाने का काम किया है, और एक दिन सडनली उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो अब मुझे बताओ, क्या उसके जाने से क्या बिजनेस को कुछ लॉस होगा? सर होगा। वो बिजनेस को यहाँ से यहाँ लाया और ऊपर ले जाता, लेकिन अब उसके जैसा मैनेजर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी? या वो उतनी एफिशिएंसी से काम करेगा नहीं करेगा इसकी क्या गारंटी? तो उसके जाने से बिजनेस को लॉस तो हुआ, लेकिन क्या वो लॉस मॉनेटरी वैल्यू में मेजरमेंट पॉसिबल है उसका? नहीं है सर, क्योंकि वो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन है। वो कैसे ट्रांजेक्शन है? क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव नहीं है। तो 2-4 बातें बच्चों अपने दिमाग में फिट रखो। मैंने इस पर इतना टाइम 5-6 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको 1 मिनट में समझा के निकल जाएंगे टीचर। आप चीज़ों को समझो, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएँ, जिससे मेरे फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरी बैलेंस शीट में हलचल हो। बैलेंस शीट में हलचल का मतलब एसेट में चेंज हो जाए, लायबिलिटी में या कैपिटल में चेंज हो जाए, तो वो मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी में एम्प्लॉय के लिए कई बार बहुत कुछ मंगाया जाता है और वो बिजनेस के एक्सपेंस से ही करा जाता है, पर्सनल नहीं बोल रहा मैं, कंपनी ही बेयर करती है। मान लो, अभी आप यहाँ पे समझ के चलना, तो मान लो कंपनी में लोग बैठे थे, 15-20 लोग बैठे थे, कंपनी ने अपनी कॉस्ट पे, कंपनी बियर करेगी, ध्यान रखना मैं बार बार ये कंपनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओनर बियर करता है तो वो कुछ और हो जाता है, वो बाद में देखेंगे। कंपनी ने कहा सबके लिए एक पिज़्ज़ा मंगाओ, भूख लगी है सबको, पिज़्ज़ा खिलाएंगे आज हम। तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, तो अब मुझे बताओ, जो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है तो क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा? पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है सर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करा है या हमने पेमेंट कर दी। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं खुद आपसे कर ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, कि सर अगर हमने कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करा है या हमने पेमेंट पहले ही कर दी है, ये डिपेंड करेगा। मान लो मैं कह रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी है, तो अभी आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो बात ध्यान रखना, प्लेस्ड एन ऑर्डर, जब भी कभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो कभी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं हुआ बैलेंस शीट में। अभी कहाँ मेरे पास गुड्स आया और कहाँ मैंने पेमेंट करी, नहीं हुआ ना। तो प्लेस्ड एन ऑर्डर कभी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है या आपको रिसीव्ड हो जाता है या आपकी पूरी सेटलमेंट हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है अब तो हमारे बीच में लीगल हो गया, तब फिर उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जब भी कभी ट्रांजेक्शन लिखी होगी प्लेस्ड एन ऑर्डर, अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस करा है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब सिंपल सा ये निकल के आ रहा है कि जब भी कभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो, हमारे एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल में चेंजेस हो, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। अगर चेंजेस नहीं होगा बिजनेस में अंदर कोई, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल, मुझे मज़ा आ रहा है एग्जांपल, जितने ज़्यादा आप समझोगे ना उतना ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एम्प्लॉय था, आप थे मान लो एम्प्लॉय, बैठे हुए थे कंपनी में, कैश बॉक्स होता है कंपनी का, कैश बॉक्स हर जगह होता है ना, कैश जहाँ पे कैश में काम होता है वहाँ तो कैश बॉक्स होगा ना सामान। आपने उसमें से 5,000 रुपये चुरा लिए, आपने उस कैश बॉक्स में से 5,000 रुपये चुरा लिए, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा? सर होगा, क्योंकि जब कंपनी के कैश की कैलकुलेशन करी जाएगी तो 5,000 रुपये कम निकलेगा, तो इसका मतलब इफेक्ट हुआ ना, बैलेंस शीट में हलचल हो जाएगी कि कैश होना इतना चाहिए था और निकला इतना, गया कहाँ 5,000, तो पता लगेगा चोरी हो गया। तो इसका मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाएं, मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस आ जाएं, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। सर पेपर में लिखना कैसे, अभी बोला तो था थोड़ी देर पहले में, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच ब्रिंग चेंजेस इन इट फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैसे लिखना है अभी मैं आऊँगा, आपके सामने आऊँगा, या एक काम करते हैं पहले पढ़ ही लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है, पढ़ लेते हैं पहले, एक काम करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और मैंने अभी आपको बहुत ज़्यादा समझाया, 10 मिनट कम से कम मैंने समझाया है ये, और आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब एक बार हम पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। द बिजनेस ट्रांजेक्शन में चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। मतलब वही जो मैंने बताया आपको, उसके एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस आने चाहिए, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको रीड करवा देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। बुलेट्स बना के लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द ओनर। अगर कोई ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, सर कैपिटल क्या होता है छोड़ दो, अभी भूल जाओ, आएंगे अभी। विड्रॉल ऑफ कैश, अगर वो कोई निकाल लेता है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। परचेज ऑफ गुड्स एसेट्स, अगर वो कोई गुड्स खरीदे, कोई संपत्ति खरीदे, कैश पे खरीदे चाहे उधार पे खरीदे, तो भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। सेल ऑफ गुड्स एसेट्स फॉर कैश ऑन क्रेडिट, तो भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेमेंट मेड टू सप्लायर, को पेमेंट करा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। कैश रिसीव, किसी कस्टमर से पैसा मिला। आप ध्यान दो ना, सभी सिचुएशन में हमारी संपत्तियों में या हमारी लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो हलचल हो रही है बैलेंस शीट में, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, रेंट पे करा किसी जिस पे रेंट पे ले रखा है। इनकम रिसीव करी हमने इंटरेस्ट कमीशन के फॉर्म में, तो ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। तो आप समझ गए सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या क्या नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, इवेंट विच आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, मैंने आपको बताया था। रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड, हमें कोई ऑर्डर मिला है तो ये हमारी कंपनी के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, और जिसने ऑर्डर दिया है उसके लिए भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, हमने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कराया तो बैलेंस शीट में कोई हलचल नहीं होने वाली, इससे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सबमिशन ऑफ अ टेंडर, हमने टेंडर भरा है, टेंडर तो लाखों हज़ारों लोग भरते हैं, किसका होगा सेलेक्ट हमें क्या पता, तो टेंडर सबमिट कर देना ही सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मान लिया जाएगा। सेंट अ फैक्स मैसेज, हमने सप्लायर को मैसेज भेजा है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। कोटेशन मिला है सप्लायर से, कोटेशन में वो प्राइस लिस्ट होती है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है जनरल मैनेजर रिजाइन, ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि वो रिजाइन करके ऑर्गेनाइजेशन से, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, चाहे उसकी वजह से लॉस क्यों ना हो रहा हो, और वो लॉस हम मेजर नहीं कर सकते मनी में, इसलिए नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो होगा भी क्यों नहीं, आप ये भी यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। फिर कह रहा है इंटरव्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, इंटरव्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपने किसी एम्प्लॉय के इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। मैंने इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए करा है क्योंकि पहला वर्ड है और इसी पे टिकी है पूरी अकाउंट, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें ये समझना है कि हमें किसे रिकॉर्ड करना है और किसे रिकॉर्ड नहीं करना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी। तो वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन देगा आपको आगे कि जो आप गलती से रिकॉर्ड कर दोगे अकाउंट में, लेकिन हमें उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अपने माइंड में ये बातें सेट रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है सर, समझ गए हम। दूसरे टर्म पे आते हैं बच्चों। दूसरा टर्म हमारा होगा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है आप ध्यान से समझें यहाँ पे। अकाउंट का क्या मतलब है, बिजनेस में क्या होगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, मान लो आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो आप स्टेशनरी खरीदोगे, स्टेशनरी बेचोगे, फिर स्टेशनरी खरीदोगे, फिर स्टेशनरी बेचोगे, फिर आप जो खरीद बेच रहे हो उसमें कैश भी इन्वॉल्व है तो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। आप एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो एक जैसी ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, आप क्या करो, उन सारी ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करो और एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ले आओ, और एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ले आओ। पर्टिकुलर हेड का क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। एक पर्टिकुलर हेड के अंदर ले आओ, मतलब ये मान लो मैंने ये पर्टिकुलर हेड ऐसा होगा टी शेप फॉर्म में, और आप यहाँ पे ऊपर लिख दो कैश अकाउंट, आप यहाँ लिख दो कैश अकाउंट। तो ये पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजेक्शन आ गई। ये क्या आ गई, पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजेक्शन आ गई। कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी आप इस अकाउंट में लिख देना। कैसे लिखनी होती हैं वो तो जब लेजर पढ़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है ना, लेजर अकाउंट कहते हैं इसको। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कहते हैं डेबिट, और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं सर, क्रेडिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट और राइट हैंड साइड होता है हमारा क्रेडिट, इसी को हम अकाउंट कहते हैं आसान भाषा में। तो हम देखते हैं इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है एक बार, और फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, तो आते हैं अकाउंट में। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, मैंने बता दिया। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। मैंने बताया आपको, कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है आप उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पे ले आओ और फिर आप उसका टी शेप अकाउंट बना दो। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट हो जाएगी आपकी, और उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। तो वहाँ लिखा भी हुआ है अकाउंट हैज़ टू साइड, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट एंड राइट साइड एब्रीवेटेड एज क्रेडिट, मतलब सी आर। डेबिट को डी आर और क्रेडिट को सी आर से डिनोट करते हैं, ये बातें हमें पता है। ठीक, तो अकाउंट क्या है सर, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर लाकर जब हम इकट्ठा करके एक अकाउंट बना देते हैं, इसको लेजर कहते हैं बच्चों। जब हम आगे पढ़ेंगे ना जर्नल, फिर जर्नल के बाद बनेगा लेजर, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था सिलेबस डिस्कशन में। तो लेजर इसी को कहते हैं जब अलग अलग अकाउंट, कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट, परचेज से रिलेटेड परचेज अकाउंट, उसके बाद आपका मान लो डेटर से रिलेटेड डेटर अकाउंट, जो भी है, फर्नीचर से रिलेटेड फर्नीचर अकाउंट, मशीन से रिलेटेड मशीनरी अकाउंट, तो वो सारे अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे ले जाकर उसको अकाउंट कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद तीसरा टर्म जो है बच्चों, तीसरा टर्म है आपका इसमें कैपिटल। तीसरा टर्म आपका है इसमें कैपिटल। आप समझे मेरी बात, मैं इसलिए उसको नीचे कर दिया ताकि आप पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप सामने दिख रहा है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कैपिटल तो अब नज़र ही नहीं आता, छोड़ दो। आप मेरी बात सुनो, कैपिटल जिसको आप पूंजी कहते हैं, कैपिटल जिसको हम क्या कहते हैं, पूंजी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यहाँ अकाउंट्स क्या कहता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा और बिजनेस में मालिक, जो बिजनेस को शुरू करने वाला है, मालिक जो पैसा लगाएगा उसको कैपिटल नाम देंगे। ध्यान रखना, मालिक सिर्फ, उसके अलावा भी बहुत से लोग पैसा लगाते हैं लेकिन उसे कैपिटल नहीं कहते। तो मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाएगा उसको क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे सर। मतलब क्या हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस नोन एज कैपिटल। मतलब मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। कैपिटल के बहुत सारे नाम हैं, मैं दो चार गिना देता हूँ। ओनर्स इक्विटी कहते हैं, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड, इंटरनल लाइबिलिटी, कई सारे नामों से जाना जाता है। दो चार आप याद रखो जो काम आएंगे, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ एंड प्रोप्राइटर फंड। इंटरनल लाइबिलिटी वो अलग चीज़ है, अभी समझाऊंगा मैं। तो ये कैपिटल होता है, मतलब मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उस पैसे को कैपिटल कहते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करते टाइम पैसा तो लगाना पड़ता है ना बच्चों। तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा ओनर लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। अच्छा सर, क्या सिर्फ स्टार्ट करते टाइम ही पैसा लगाया जाता है? नहीं, बीच बीच में भी लगाया जाता है, उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। मान लो मैंने बिजनेस शुरू करा, 5 लाख रुपए लगाया, तो मेरा वो कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल जिसको कहते हैं। कैपिटल चेंज भी होता है। फिर मैंने 6 महीने बाद कुछ एडिशनल लगाया, 1 लाख रुपए और लगाया, बिजनेस में जरूरत थी, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गया। मतलब मालिक जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल हो जाएगा, बस बात खत्म। और कैपिटल को नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आ जाते हैं जरा कैपिटल पे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो कैपिटल में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये कैपिटल आपका, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी बॉट, ओहो ये वाली बात तो छूट गई, इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। बहुत बढ़िया, ये रह गया कैसे मुझसे। मतलब वो कह रहा है कि आप ध्यान दें यहाँ पे कि जब मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने बताया 5 लाख रुपए तो मैंने कैश लगा दिया और मैंने कुछ फर्नीचर डलवाया था ऑफिस में, तो वो फर्नीचर भी मेरा कैपिटल माना जाएगा। वो फर्नीचर भी मेरा क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा बच्चों। चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में हो, उसको हम सबको मिला के कैपिटल कहते हैं। तो कई बार आपके सामने ऐसा आएगा ट्रांजेक्शन कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए कैश, 50,000 रुपये का फर्नीचर, 50,000 रुपये की मशीनरी, तो 1 लाख प्लस 50,000 और प्लस 50,000, ये क्या हो गया मेरा 2 लाख रुपए, ये हो गया मेरा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जो है आपको लिखा हुआ है, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। साफ साफ कह रहा है कि एसेट्स भी वो वाले जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो, अगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसको कैपिटल नहीं मानेंगे, बात खत्म। ठीक है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और इंटरनल लायबिलिटी। लिख रहा है आपको, बुलेट्स बना हुआ है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और इंटरनल लायबिलिटी और प्रोप्राइटर फंड। कैपिटल को कई सारे नामों से जाना जाता है। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा किसका है, अब वो बिजनेस का, क्योंकि हमने बिजनेस में लगा दिया। अब वो ओनर का नहीं रहा बच्चों, ध्यान रखना, है तो वो ओनर का, लेकिन कुछ बातें अभी आके खुलेंगे, ये रात बाद में खुलेंगे।
क्या वो पैसा मैं निकाल सकता हूँ बिजनेस में से? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर वो पैसा मैं बिजनेस के पर्पस के लिए निकाल रहा हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। क्या सर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, पैसा तो मेरा ही है ना, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मुझे कौन रोकेगा आखिर पैसा निकालने से। लेकिन जब भी कभी आप बिजनेस में से कैश या कोई गुड्स, ध्यान देना मेरी बात, कैश या कोई गुड्स, सर गुड्स क्या होता है, गुड्स बाद में देखेंगे, अभी आप ही समझो आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो आपने बिजनेस में से या तो कैश निकाला या आप बिजनेस में से स्टेशनरी निकाल के ले गए बच्चों के लिए अपने बिजनेस में से। तो आपने या तो कैश निकाला या आप बिजनेस में से स्टेशनरी निकाल के ले गए, वो दोनों आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस का यूज़ नहीं था उसमें, आप अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हो स्टेशनरी, या आपने कैश निकाल के कुछ खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए ले गए, या अपने बच्चे की ट्यूशन फीस जमा कराने के लिए, कुछ भी मान लो आपका डोमेस्टिक पर्पस, पर्सनल एक्सपेंस। तो अगर आप इस पर्पस के लिए करते हो ये काम तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं बच्चों। ड्राइंग्स, बच्चे कहेंगे सर ये ड्राइंग्स तो वो होता है जो हम बनाते थे आर्ट हो, वो बच्चे वो ड्राइंग्स अलग होता है। मैं बता रहा हूँ एक शब्द के कई मतलब होते हैं। आप बैंकों में जाते होगे, वहाँ देखना ध्यान से, आप बैंकों में जाते होगे, बैंकों की रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि कोई भी जो नोटिस होगा वो पहले हिंदी में होगा, बाद में इंग्लिश में होगा। ये तो आप वहाँ जाके पढ़ना, ड्राइंग्स लिखा होगा, उससे पहले लिखा होगा आहरण। उससे पहले क्या लिखा होगा? आहरण। आहरण का मतलब होता है निकालना, विड्रॉ करना। और अकाउंट ये कहता है कि जब वो विड्रॉ पर्सनल यूज़ के लिए होगा, पर्सनल पर्पस के लिए होगा, तो आप उसको एक नया नाम दे देना, उसको नाम क्या देंगे? ड्राइंग। अच्छा बताओ, ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सर ऑब्वियस सी बात है घटेगा, कैपिटल में से ही तो निकल रहा है पैसा। तो अगर कैपिटल में से मैं विड्रॉ करूँगा तो मेरा ड्राइंग्स क्या होगा? जो मेरा कैपिटल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ठीक है, आते हैं चौथे टर्म पे। चौथा टर्म हमारा है ड्राइंग्स। देखते हैं इसको, इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर, ड्राइंग्स में लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। दिख रहा है आपको, ये चौथा टर्म है ड्राइंग, आप देख लें यहाँ पे। फोर्थ टर्म ड्राइंग मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। विड्रॉल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। वो जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, क्या निकालता है सर? वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मनी एंड गुड्स। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश ही निकालेगा, वो गुड्स में निकालेगा। याद करो बचपन में आपके पापा भी आपके लिए बहुत मोटे मोटे रजिस्टर लाते होंगे स्कूलों में, आप पूछते भी नहीं होगे कहाँ से ले आए। खासकर दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले हमारे साथ भी हमारे दोस्त पढ़ते थे, और अगर वो मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें याद आ गया होगा। ठीक है, एक हमारे साथ हमारा दोस्त पढ़ता था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन वो मोटा मोटा रजिस्टर लाता था। वो दिल्ली पुलिस वालों को मिलता था बच्चों, वो दिल्ली पुलिस वालों को मिलता था अपनी वो जो करते हैं उसमें रजिस्ट्री, और वो उसके पापा उठा के ले आते थे घर में। कौन पूछ रहा है? तो वो अगर उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो क्या है? ड्राइंग है। ऐसे हम किसी कंपनी की बात करें, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ का जो स्टेशनरी का आइटम है वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उठा के ले आते हैं, आप वहाँ के मालिक है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। तो वो कैश भी हो सकता है और वो गुड्स भी हो सकता है। तो आगे लिखा हुआ है बुलेट्स बना के, ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। वो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। एंड ड्राइंग्स ऑल्सो, अच्छा ये मैं पढ़ नहीं रहा अभी, मेरी बात सुनो आप ध्यान से, ये लो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, ये मैं बात आपको बता भी थी पहले ही, कि ड्राइंग्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने कैश निकाल लिया या आपने गुड्स निकाल लिया, नहीं। अगर आप बिजनेस के पैसे में से या बिजनेस के अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर दो अपने किसी पर्सनल एक्सपेंस की, सर पर्सनल एक्सपेंस मतलब बच्चे की ट्यूशन फीस जमा करा दी, ठीक है, आपके पास कॉल आ गया, ब्यूटी पार्लर गई थी आपकी वाइफ, आपने उसकी पेमेंट कर दी बिजनेस के अकाउंट में से, बिजनेस के भी अकाउंट होते हैं ना अलग से, वहाँ से आपने पेमेंट करवा दी सीधा। या फिर आप ये समझें कि आपने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया बिजनेस के पैसों में से। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, मेरी इनकम का टैक्स है। या मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो ध्यान रखना, ये 2-3 वर्ड मैं बता रहा हूँ, ये आपके काम आएंगे सब्जेक्ट में, वो तो आप काम मत करना बच्चे की फीस ये वो, लेकिन ये 2 वर्ड आप जरूर याद रखना। एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड, वो 2 वर्ड आप जरूर याद रखना। एक तो इनकम टैक्स, इसको ड्राइंग्स कहेंगे सर हमेशा जब भी कभी हमारे सामने आएगा, और एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी मेरी अपनी लाइफ का होता है, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होगा मेरा सर? ये भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। तो यही बात लिखी थी, आगे मैंने हटा दी क्योंकि ये यहाँ पे देख लें। ड्राइंग्स ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर पेड बाय द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एटसेट्रा। मतलब अगर बिजनेस ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करता है तो उसको भी हम ड्राइंग्स
कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 5वें टर्म पे। आज 5 ही डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। और आप टेंशन मत लो, स्टार्टिंग के जो 8 और 10 टर्म हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो फिर छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएगा। मतलब 3 लेक्चर मैक्सिमम 4 लेक्चर आप मान लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ बता रहा हूँ मैंने, चैप्टर आपका आराम से बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। करने को हम 1-2 लेक्चर में भी कर सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा लेकिन, ठीक है। तो मज़े लेके पढ़ेंगे। कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल नहीं, 5वां टर्म होगा हमारा लाइबिलिटी। अभी आएंगे उस पर। 5वां टर्म क्या है? 5वां टर्म हमारा लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी आप ऐसे समझें, जब भी कभी आपको बोझ महसूस हो अपने ऊपर, बोझ मतलब आपको सर पे लगे यार बहुत बोझ है, या किसी को देना है, किसी को वो देना है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी से उधार ले रखा है, तो सर पे बोझ रहता है ना, अरे यार इसका उधार चुकाना है, इसका पैसा देना है, उसको लाइबिलिटी, दायित्व कहते हैं जिसे हिंदी में। उसको क्या कहते हैं बच्चों? लाइबिलिटी अकाउंट में कहते हैं। मतलब कोई अमाउंट जो फ्यूचर में हमें किसी को देना हो, वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक, कोई भी, जैसे मैंने किसी से उधार ले रखा है तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है। अब यहाँ ध्यान से समझना 2 बात। अगर वो अमाउंट पेबल टू ओनर है, पेबल टू ओनर कैसे हो सकता है सर? अभी तो बताया मैंने, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इसीलिए कि ओनर एक अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, वो कैपिटल है। कैपिटल है। हमें अकाउंटिंग किसके लिए करनी है? बिजनेस के लिए। अब मान लो ये बिजनेस था, इसने ओनर से पैसा लिया है, तो हमें अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर। कल को बिजनेस बंद होगा तो यार मालिक का पैसा वापस करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। ठीक है, तो उस लाइबिलिटी को, जो पेबल टू ओनर होता है, उस लाइबिलिटी को इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। उस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी होती है? पेबल टू ओनर। मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, और जिस दिन बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए, या फिर बिजनेस शट डाउन हो जाए, या डिसोल्यूशन हो जाए, जो भी हो जाए, तो मालिक का पैसा वापस करना होता है। अब वो बाद की बात है कि किसका पैसा पहले वापस होगा, मालिक का होगा या बाहर वाले का होगा या किसका होगा, वो अभी बहुत आगे की चीज़ है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, बाद में पढ़ेंगे जब हमारा आएगा सिलेबस में तब। तो अभी आप ये समझे मैंने क्या बताया? पेबल टू ओनर। जो अमाउंट पेबल टू ओनर है, जो अमाउंट पेबल टू ओनर है, वो इंटरनल लाइबिलिटी है, मतलब अंदर की लाइबिलिटी। अच्छा, कुछ अमाउंट ऐसा भी होगा जो पेबल टू आउटसाइडर होगा। बिल्कुल होगा सर। जैसे मान लो मैंने जब बिजनेस शुरू करा था, तो बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था 3 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तो हो गए इंटरनल लाइबिलिटी, और 3 लाख रुपए जो पेबल टू SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक लोन के नाम से जाना जाएगा, वो हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वो क्या हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, जो हमें फ्यूचर में किसी को देना है, मतलब हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर सरदर्दी है कि हमें ये चुकाना है, हमने किसी से ले रखा है उधार, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, इसके बाद की बात जो है वो ये है कि लाइबिलिटी को फर्दर दोबारा से 2 पार्टों में बांटा जाता है। ये तो इनकी इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, इसको छोड़ो, अब इसको हटा दो, ये समझ आ गया आपको। पेबल टू ओनर इंटरनल, पेबल टू आउटसाइडर एक्सटर्नल। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक होता है करंट लाइबिलिटी, और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी मैं आऊँगा, आपको रीड करवाऊँगा, अभी आप सुनते जाओ मेरी बात। एक होता है करंट लाइबिलिटी, और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी आप 11वीं क्लास में हो, स्टार्टिंग है, तो आपको कोई और डेफिनेशन बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। जो एक्चुअल में होता है वो भी आपकी किताबों में दिया हुआ है, मेरी बुकलेट में नहीं है, लेकिन आपकी जो TS ग्रेवाल की या DK गोयल की जो भी किताब आप लोग लगाते हो, या जो भी स्टेट बोर्ड में जो भी किताब लगती है, उसमें मुझे उम्मीद है ज़रूर दिया होगा। एक बॉक्स बना के उन्होंने वो बात समझाई होगी, और मैं भी समझाऊंगा यहाँ पे। लेकिन अभी जो 11वीं क्लास में आप छोटे बच्चे हो, उसके लिए भी आप ये समझो, कोई लाइबिलिटी अगर विदिन 1 ईयर पेबल हो, पेबल विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर अगर उसकी पेमेंट हो जाती है, तो वो करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, कोई लाइबिलिटी उसकी पेमेंट मोर देन अ ईयर, मतलब 12 महीने के बाद में अगर पेमेंट करते हैं, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। सर आप इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कह देते, वही होता है।
होता वही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप करंट नॉन करंट समझो अभी, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी और ये हो गई मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से समझो, पहले क्या होता था 2013 से पहले, करंट लाइबिलिटी होती थी और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहते थे। फिर ना हमारा जो पुराना कंपनी एक्ट चलता था बच्चों, कंपनी एक्ट पहले का चलता था हमारा 1956 का। अब आते हैं थोड़ा लॉ रेगुलेशन पे। 1956 का कंपनीज एक्ट हमारा चलता था, फिर कंपनी एक्ट में बदलाव हुए और 2013 में नया कंपनी एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013 के नाम से जिसे जाना जाता है, वो अब हमारा अप्लाई होता है। तो उसमें ये क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट। अच्छा, कंपनी एक्ट में लेकिन ये वाली डेफिनेशन नहीं है कि 12 महीने के अंदर अंदर पे होगा तो करंट लाइबिलिटी होगा, 12 महीने के बाद पे होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। बच्चों वहाँ कुछ और बात लिखी है, लेकिन आपको अभी याद यही रखना है कि 12 महीने के अंदर अंदर तो करंट और 12 महीने के बाद पेमेंट होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, क्योंकि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। एग्जाम में भी आ जाए तो सर यही लिख के आ जाना, नहीं कटेगा नंबर, आप 11वीं क्लास के बच्चे हो। लेकिन अगर हायर लेवल के होते बच्चे तो मैं उन्हें बोलता कि नहीं, आपके लिए ये नहीं है। अच्छा, वो बात क्या है वो भी समझ लो, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी अच्छी बात है। ठीक, कंपनी एक्ट 2013 ने कई सारे पार्ट में क्लासिफिकेशन किया हुआ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला समझा दे रहा हूँ खाली बस, बाकी आप लोग बुक से पढ़ना। अगर किसी को नहीं समझ आए तो मुझसे एक बार आके पूछ लेना, क्योंकि वो ईजी है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो वाला समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा ऑपरेटिंग साइकिल का। किसका सर? ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट यूज होगा। ध्यान से सुनो दोबारा, ऑपरेटिंग साइकिल ये क्या होता है सर? ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? अब एक एग्जांपल समझो। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कोई भी बिजनेस हो, उससे हमें मतलब नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सर सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सुनते जाना है, पूरा कहानी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, कच्चा माल लेके आते हैं। रुक जाओ, मैं लिखना भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, हम क्या लेके आते हैं सर? रॉ मटेरियल लेके आते हैं। हम क्या लेके आते हैं? रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो जैसे ही आप रॉ मटेरियल लेके आए, आप उसे प्रोसेसिंग में लगाते हो। प्रोसेसिंग में मतलब वो WIP में जाता है, ठीक है। आप उसे प्रोसेसिंग में लगाते हो। मान लो रॉ मटेरियल से WIP में जाने में आपके लग गए हैं मान लो 10 दिन, या सॉरी 10 दिन नहीं, 1 मंथ, मंथ में लेके चलते हैं। आपके कितने लगे? 1 मंथ प्लस WIP के अंदर जब वो प्रोसेसिंग चलती रही चलती रही चलती रही और फिनिश प्रोडक्ट बनने में आपके मान लो लग गए 3 महीने। रॉ मटेरियल एक्वायर करा, प्रोसेसिंग में लगाया, मशीन मतलब फैक्ट्री में गया, मशीन में गया, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग हुई, WIP से फिनिश प्रोडक्ट बनने में लग गए 3 महीने। क्या फिनिश प्रोडक्ट बनते ही वो बिक जाएगा? थोड़ा टाइम लगता है सर। मान लो फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया और बेचने में उसको हमें 1 महीना लग गया, 3 1 4 1 5 हो गया। क्या बेचने के बाद पैसा मिल जाएगा? मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? सामान बेच दिया, पैसा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं बच्चे, 2 तरीके की होती है ना सेल। अब बिजनेस में कैश में तो बिकता नहीं है कुछ, सामने वाले को कुछ टाइम भी तो दोगे ना, सामने वाले को कुछ टाइम दोगे। तो मान लो अगर कैश में बिक गया तब तो 3 1 4 1 5 महीने में कैश रियलाइज हो गया। लेकिन अगर उसने 2 महीने का पीरियड मांगा कि 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो 3 1 4 1 5 और 2 कितना हो गया? 7। कितना हो गया ये? 7 हो गया। मतलब क्या हुआ सर? आप आसानी से हमें ये समझ आ गया, आप ये बताना चाह रहे थे कैश कन्वर्जन पीरियड, जितने पीरियड में कैश कन्वर्ट हो जाए, रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचने तक के बीच में जो पीरियड होता है, मतलब कैश कन्वर्जन पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अगर, अब सुनना ध्यान से, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट हो जाती है तो वो करंट लायबिलिटी होगा, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट होती है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। आप देखो इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है सर 7 मंथ। इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है 7 मंथ। इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 7 मंथ। अगर पेमेंट 6 महीने के 7 महीने के अंदर अंदर हो जाती है, 7 महीने से पहले पहले हो जाती है, तो करंट लायबिलिटी होगा। पेमेंट अगर 8वें महीने में होगी तो उसे क्या कहेंगे सर? नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। 12 महीने वाला भूल जाओ, वो अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। सेम ऐसे ही अगर इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का होता और पेमेंट 14 महीने में होती तो वो करंट लायबिलिटी मानी जाती। क्या मानी जाती?
करंट लाइबिलिटी, फिर 12 महीने के बाद वाला वो नॉन करंट वाला जो हमने पढ़ा था वो नहीं होगा। तो ये आपका कंपनी एक्ट का प्रोविजन है बच्चों, यही आपको आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाके इसी चीज़ को आपको स्टडी करना है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इसी चीज़ को स्टडी करना है। ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन पेमेंट हो जाए तो करंट लाइबिलिटी, और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर वहाँ 12 महीने का रूल अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का है, 9 महीने का है, किसी का 15 महीने का है, किसी का 24 महीने का है, ठीक है, वो तो कैश कन्वर्जन पीरियड पे डिपेंड करता है। तो वो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लाइबिलिटी में क्या क्या है, फिर हम इसको बंद करते हैं क्लास में। यहाँ देखें लाइबिलिटीज़ में, यहाँ पे एक मिनट, ये आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेट। यहाँ लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। मैंने भी यही बताया कि फ्यूचर में, भविष्य में आपको कोई डेट है, कोई सरदर्दी है, कोई आपके बोझ है ऊपर, आपको कुछ पे करना है, कोई ऑब्लिगेशन है, वो लाइबिलिटी होगा। इट इज़ द अमाउंट ओड बाई द बिजनेस, मतलब बिजनेस ने ले रखा है किसी से, वो किसी से भी लिया होगा, मालिक से भी ले सकते हैं और बाहर वाले से भी ले सकते हैं। अगर वो मालिक से लिया हुआ है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है, द अमाउंट पेबल टू द ओनर, इंटरनल लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी कहते हैं। एंड द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। फिर कह रहा है लाइबिलिटी, तो मैंने चार्ट बना रखा है, नॉन करंट होता है और करंट होता है। यहाँ पे जो लिखा है बच्चे वो वाली 12 महीने वाली बात लिखी है। मैंने जो ऑपरेटिंग साइकिल वाला बताया आप उसको भी ध्यान रखना। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा है रेफर्स टू अ लाइबिलिटी विच इज यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर क्या होता है भूल जाओ, भी बाद में समझाऊंगा, ठीक है, एटसेट्रा। करंट लाइबिलिटी, इट रेफर्स टू अ लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है। बिल्स पेबल भी बाद में समझाऊंगा, अभी छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं हम अपने अकाउंट से, सर ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। करंट अकाउंट वाले अलग अलग अकाउंट होते हैं बच्चे, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट वालों को फैसिलिटी होती है कि 10 लाख अगर अकाउंट में पड़ा है तो 12 लाख भी निकाल सकते हो, 2 लाख रुपये नेगेटिव में चला जाता है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो मेरी लाइबिलिटी हो जाती है, मुझे बैंक को देना है 2 लाख रुपये बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा, 5 टर्म हमने डिस्कस करे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा साथ साथ। कुछ मैं पढ़ा दूं पहले थोड़ा, क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चन बैंक बना हुआ है पूरा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जहाँ पे ख़त्म होगा पूरा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, ये देखो ये रहा क्वेश्चन बैंक, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में कहाँ तक सेट है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन बैंक को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।